सितंबर महीने में भी नेगेटिव में है थोक महंगाई दर, लेकिन अरहर दाल की कीमतों में 6% की तेजी। अरहर दाल की कीमतों पर काबू के लिए केंद्रीय भंडारों के जरिए दाल बेचेगी केंद्र सरकार। 2000 टन अरहर दाल और आयात करेगा एमएमटीसी। सांगली में 25,000 परिवारों की जिंदगी बदल रहा है हल्दी कारोबार। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके किसान पा रहे हैं बेहतर भाव। और दुनिया में महंगी चीनी से भारतीय चीनी मिलों को राहत। सीजन शुरू होने से पहले ही मिलों ने लिया 1 लाख टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में इस हफ्ते बताएंगे कि सरकार अरहर दाल की कीमत पर काबू के लिए क्या क्या कर रही है। सांगली के किसान किस तरह से वायदा कीमतों से हल्दी के भाव बेहतर पा रहे हैं। साथ ही ये भी कि किसान मिलकर अपना संगठन बनाते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है। यानी खेत, मंडी, बाजार, आधुनिक तकनीक, सब कुछ है इस हफ्ते के मंडी.com में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की कमोडिटीज के भाव पर। इन भावों से किसानों को भी ये समझ मिलती है कि कमोडिटीज के भावों में कितनी तेजी दिख रही है या फिर किस कमोडिटी के भाव में कमी आ रही है। अब नजर डाल लेते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को रखने के लिए देश के किस हिस्से में कौन कौन से गोदाम खाली हैं। हालांकि ये जो स्थिति हम बता रहे हैं ये NCDEX गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए ही है। देखा कि किस इलाके में कौन सी कमोडिटी रखने के लिए गोदाम खाली हैं। किसानों के लिए बेहतर है कि वो अपने इलाके के अच्छे गोदामों में अपने उत्पाद रखें। अच्छी खबर यह भी है कि कम बारिश के बावजूद खेती में तरक्की की रफ्तार बढ़ती दिख रही है और लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतें 30 रुपए किलो से नीचे चली गई हैं। एक नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और कमोडिटीज से जुड़ी दुनिया भर की खास खबरों पर। थोक महंगाई दर अब भी लगभग स्थिर बनी हुई है। सितंबर महीने में थोक महंगाई दर -4.54% रही है। सबसे ज्यादा दाल की कीमतें 6% बढ़ी हैं।
15 अक्टूबर से सभी केंद्रीय भंडारों पर अरहर की दाल बेची जा रही है। दिल्ली में 100 से ज्यादा केंद्रीय भंडारों पर अरहर की दाल उपलब्ध कराई जाएगी। अगले महीने तक एमएमटीसी 2000 टन अरहर दाल और आयात करेगा, जिससे दाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कम बारिश के बावजूद खेती में बढ़त की रफ्तार बनी हुई है। इस साल खेती में 2.5% की तरक्की होती दिख रही है। पहली छमाही में खेती के बढ़ने की रफ्तार 2% से भी कम रही है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि सर्दियों की फसल के बेहतर उत्पादन से ये तरक्की की रफ्तार हासिल की जा सकेगी। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि भारत जिस तरह के आर्थिक सुधार कर रहा है वो दुनिया भर के लिए उदाहरण होंगे। मेक इन इंडिया और एग्रीकल्चर क्रेडिट को उन्होंने चमत्कारिक योजना बताया है। दाल उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए सरकार दालों का बीमा प्रीमियम रकम कम करने जा रही है। नई बीमा नीति में ये बदलाव होंगे। इसे अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। दालों का बीमा कराने पर अब किसान को सिर्फ 2% ही प्रीमियम देना होगा। इससे किसान दाल उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। प्याज के भाव 30 रुपए किलो के नीचे चले गए हैं। एशिया की इस सबसे बड़ी प्याज थोक मंडी में भाव 28 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। जल्द ही प्याज के थोक भाव यहां 20 रुपए किलो तक गिरने की उम्मीद की जा रही है। सब्जी, फल, मीट और मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में पेस्टिसाइड की मात्रा तय मानकों से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने इसे संज्ञान लेते हुए मानवता के लिए खतरा बताया है। जल्द ही आपको रंगीन कपास बाजार में मिल सकता है। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन फॉर कॉटन डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन ने तय किया है कि प्राकृतिक तौर पर रंगीन कपास तैयार की जाएगी। शुरुआत के लिए 100 एकड़ जमीन पर रंगीन कपास उगाई जाएगी। नई फर्टिलाइजर नीति से खाद बनाने वाली कंपनियां ज्यादा खाद उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगी। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अनुज कुमार बिश्नोई ने कहा है कि सरकार की नई नीति से घरेलू फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में आई तेजी भारत की चीनी मिलों के लिए राहत की खबर है। देसी चीनी मिलें इसी समय एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब तक 1 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जबकि अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ है। अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के पेराई सीजन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में इस हफ्ते लगातार तेजी देखने को मिली है। सोना 3 महीने के सबसे ऊंचे भाव पर कारोबार कर रहा है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने का फैसला टलने की उम्मीद में ये तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से स्थिरता देखने को मिल रही है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह है। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी भी कच्चे तेल में तेजी नहीं आने दे रही है। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि कच्चे तेल के दाम अब इससे नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे महाराष्ट्र के सांगली जिले में, जहां किसान हल्दी के बेहतर भाव के लिए वायदा बाजार पर भी नजर रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदरों से मिलने के लिए इस बार हम चलेंगे महाराष्ट्र के सांगली में। सांगली में हल्दी को संभाल कर रखने का पूरा तरीका ही बदल गया है।
कैसे बदली है हल्दी की कहानी, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता भुवन भास्कर ने सांगली में पारंपरिक हल्दी संरक्षण के तरीके से आधुनिक गोदाम और वायदा बाजार का पूरा हाल समझने की कोशिश की है। ये जो मिट्टी का छोटा सा टीला आप देख रहे हैं, इसके नीचे 20 टन हल्दी दबी हुई है। और 20 टन हल्दी जो इसके नीचे है वो दरअसल वर्षों से, या कहा जाए कि दशकों और सदियों से कोल्ड स्टोरेज के तौर पे ये काम करता रहा है हल्दी को सुरक्षित रखने का, जो एक तरह से जीता जागता प्रमाण है भारतीय खेती की पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टि का। सांगली में 1 दशक पहले तक ऐसे ही जमीन में गड्ढा करके उसमें घड़े के आकार के बर्तन में दबाकर रखकर ही हल्दी का संरक्षण होता था। हल्दी के प्याऊ इस इलाके में हजारों की संख्या में थे। प्याऊ में हल्दी संरक्षण का यह तरीका थोड़ा जटिल है। 10 फुट 10 बाई 10 का, इसके ऊपर का 4 फुट के नीचे में पूरा गोल प्याऊ रहता है। इसमें करीब से कम 300 बोरी का पूरा स्टॉक है। नीचे में पूरा बोरी बैठता है 300। इसको 4 बजे खोलते हैं इसको निकालने के पहले, और उसके बाद रात को 9 बजे में उसका चालू हो जाता है काम निकालने का, तो सुबह 4 बजे तक ख़त्म हो जाता है। अभी हरिपुर, यहाँ सांगली के हरिपुर गांव में एक 70 या 80 प्याऊ है अभी स्टॉक में। तो सीज़न में यहाँ पे 1000 गाड़ी के ऊपर में आवक रहती है। पहले कामगार मिलते थे तब प्याऊ की 400-500 प्याऊ थे, अभी प्याऊ नहीं है, 770 प्याऊ है। अभी कैसा है कि बाबा कोल्ड स्टोरेज वो नवीन हुआ, उसमें अभी शेतकरी रखने को वो करता है। अब भी बहुत से लोग अगर अपनी हल्दी बचाने के लिए घड़े के आकार में खोदे गए गड्ढों में हल्दी रख रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी बेहद कम लागत है। कोल्ड स्टोरेज में हल्दी की 1 बोरी रखने के लिए 10 रुपये महीना देना होता है, जबकि प्याऊ में 1 बोरी साल भर के लिए रखी जा सकती है। जमीन के नीचे दबी हल्दी पर यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक को पूरा भरोसा। किसान को कर्ज भी आसानी से मिल जाता है। माल कुछ खराब नहीं होता, 10-10 साल माल ऐसा वही रहता है, उधर कुछ खराबी होती नहीं। 2012 को इसको कर्ज दे दिया है, उस रेट जाता था तो वैसे 70% हमें उसको लोन दे दिया। और कितना इंटरेस्ट पर दिया है? 12% दर साल दर सैकड़ा। आधुनिक तरीकों से खेती होने लगी तो उसके साथ ही आधुनिक तरीके से उन्हें सहेजना भी व्यवहार में बढ़ा। अब जमीन के नीचे हल्दी दबाने के बजाय किसान कारोबारी गोदाम में हल्दी रखना पसंद करते हैं। सांगली में 1 दशक में बने ढेर सारे गोदाम इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन सांगली में हल्दी की पैदावार की रफ्तार से गोदाम बनना नहीं हो पाया है। है वो तो जो कोल्ड स्टोरेज लगती है, जो वो तो एक तो सूखे द्राक्ष को लगती है और हल्दी को लगती है। द्राक्ष के व्यापारियों के पास कोल्ड स्टोरेज की प्राप्त है। सरकार की तरफ से किसान इतना बड़ा नहीं है जो कोल्ड स्टोरेज खड़ा कर सके। कोल्ड स्टोरेज सरकार की तरफ से चाहिए जो किसान रख सके, क्योंकि हल्दी ख़राब होती है अगर उसको बारिश के दिनों में 2-3 महीने ही बस जो धूप काले में ही ख़राब नहीं होती है, लेकिन बाकी के समय में उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए शायद कोल्ड स्टोरेज की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, ताकि वो नुकसान ना कर पाएँ, और जब उसको वक्त में अच्छा पैसा मिल जाए या उसके दाम अच्छे मिल जाए तब वो बेच सके। तो उसके लिए उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत आवश्यकता है। तो हल्दी के लिए जो कोल्ड है वो प्राइवेट कोल्ड है, वो किसान के लिए कोल्ड नहीं है। लेकिन किसान का जो हल्दी यहाँ पे स्टॉक होता है, या किसान को जो भाव मिलने, अगर भाव नहीं हो तो अगर हल्दी रखना हो तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आज आप अराउंड समझो कि वेयर हाउसेस है करीब 1 लाख टन के, लेकिन उसमें 80,000 मेट्रिक टन करीब FCI हो या प्राइवेट कंपनी हो, वो पहले बुक कर लेते हैं। व्यापारी 10,000 टन बुक कर लेते हैं। किसान को 4-5 हज़ार टन की सिर्फ जगह मिल पाती है। तो किसान को जगह नहीं मिलने के कारण से या हल्दी को कीड़ा जल्दी लग जाता है, बारिश पड़ने से उसको कीड़ा जल्दी, उस कारण से उसको माल बाजार भाव बेचना पड़ता है। किसान का फाइनेंशियली अगर बाजार भाव गिरने से उसका नुकसान होता है। गोदाम कम बन पाए हैं, इसकी बड़ी वजह कई तकनीकी मुश्किलें हैं। जैसे खेती की जमीन पर गोदाम नहीं बनना चाहिए। कारोबारी बताते हैं कि ऐसी कई मुश्किलें हैं जिसकी वजह से गोदाम बनाने पर सब्सिडी होने के बावजूद लोग गोदाम बनाने से पीछे हट जाते हैं। अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाई जाए, कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी सब्सिडी है गवर्नमेंट की, लेकिन सब्सिडी के साथ में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए व्यापारियों को बहुत दिक्कत है। यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है जमीन कोल्ड बनाने के लिए,
वो बोलते कि NA लैंड चाहिए, उसको नॉन एग्रीकल्चर चाहिए। तो नॉन एग्रीकल्चर अगर ये कोल्ड स्टोरेज में से हटा देंगे तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज काफ़ी बन सकते हैं। और प्लस नया कोल्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी टैक्सेस है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है। तो जो नया इंडस्ट्री, आज मोदी जी बोल रहे हैं कि नया इंडस्ट्री बनाओ, मेक इन इंडिया बनाओ, स्किल डेवलपमेंट करो, तो जो टैक्सेस है नए इंडस्ट्री बनने के लिए, वो टैक्सेस गवर्नमेंट ने नए इंडस्ट्री से पूरे हटाने चाहिए। तो नया रोजगार बढ़ेगा, नया काम बढ़ेगा और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। अगर गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान दिया तो ये काम बढ़िया हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांगली के किसान और खेती से जुड़े कारोबारी इन मुश्किलों से हार मानकर बैठे हैं। हमें सांगली में कुछ ऐसे किसान भी मिल गए जो बेहतर भाव के लिए वायदा कीमतों पर नजर रखते हैं। आम्ही हा बघतोच, वायदा बाजार बघितल्यामुळे पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये काही वायदा भाव से अगले 2-3 महीने के भाव का अंदाजा मिल जाता है। अगर भाव तेज दिखता है तो हम माल रोक लेते हैं और अगर मंदा दिखता है तो निकाल देते हैं। आम्ही माल ठेवतो, जेव्हा बाजार चांगला होईल, वायदा बाजार चांगला होईल, बऱ्यापैकी वाटते, तेव्हा आम्ही माल हा काढतो, बाजारमध्ये नेतो। हल्दी की बात होते ही सांगली ही ध्यान में आता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी राजापुरी यहीं पैदा होती है, जबकि हल्दी उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक का नाम पहले आता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी पैदा करने वाले शहर में इसी हल्दी की वजह से 25,000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी बेहतर हो रही है। सबसे बड़ी बात तो भारत के पास टर्मरिक यानी हल्दी का पेटेंट है। आज सांगली यानी वर्ल्ड की फेमस मंडी है हल्दी के लिए। यहाँ की हल्दी बोल तो सबसे बढ़िया वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सांगली में करीब करीब पुराने और नए फैक्ट्री मिलकर 50 एक फैक्ट्री है, जिसमें अराउंड एक फैक्ट्री में अगर एवरेज 50 लेबर पकड़ेंगे तो करीब करीब 2,500 काम करते। लेकिन 2,500 से ज़्यादा भी 25,000 जो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर परिवार जो मजदूर है, गाड़ी वाले है, मुनीम है, ये है छोटे छोटे मोटे लोग जो लोग उसके ऊपर डिपेंड है। जब सांगली को हल्दी से ही सब कुछ मिल रहा है तो किसान भला इसके उत्पादन में क्यों पीछे रहते। करीब 900 हेक्टेयर में हल्दी उगाने वाले सांगली के किसान अब 1,500 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में हल्दी उगा रहे हैं। हालांकि बारिश में कमी से इस बार मंडी में करीब 25% कम हल्दी की आवक की आशंका है। अपने देश में किसानी का एक बड़ा संकट खेती के क्षेत्र में हो रहे नए नए बदलावों के साथ तालमेल न बिठा पाना भी है। ऐसे में सांगली के हल्दी किसानों ने कोल्ड स्टोरेज से लेकर वायदा कीमतों तक जैसे आधुनिक जरियों का इस्तेमाल कर जिस तरह अपनी आर्थिक हालत दुरुस्त की है, वह देश के बाकी हिस्से के किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मंडी.com के लिए सांगली से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDEX पाठशाला में आज हम समझेंगे किसानों को FPO बनाने से किस तरह का फायदा होता है। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे खेती किसानी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। हमारे पिताजी और शहर की मुखिया भी, इनके घर में शौचालय फिर भी ये शौच जाने का बाहर मजा लेते हैं। ये है नेताजी के करीबी कन्हैया कुंवर। इनके जो बेटा बहू है ना, वो चाहते हैं कि इनके घर में शौचालय बने, मगर ये है कि मानते ही नहीं। इनकी 3 शादियां हुई हैं और तीनों बीवी इनको छोड़ के भागी। आखिरी बीवी इस कारण भागी, घर में शौच नहीं था, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त हो गया है NCDEX पाठशाला का। NCDEX पाठशाला में आज हम समझेंगे कि FPO बनाने से किसानों को किस तरह का फायदा हो सकता है। नमस्कार, NCDEX पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे हमारे किसान भाई जो एक FPO से जुड़े होते हैं,
उसके द्वारा वो क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करें, जब फसल पक के तैयार हो जाती है और कटान होता है तो एफपीओ द्वारा जब ये सारे फसल को इकट्ठा किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेमेंट ब्रिज के द्वारा इसको नापा जाता है। तो जो ट्रेडिशनली हम धर्म कांटा यूज करते हैं उसमें हो सकता है कि हमारा क्वांटिटी पूरी ना आए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेमेंट के जरिए हमारा एग्जैक्ट क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता चलता है। उसके बाद हम इस क्वांटिटी को जब हम स्टोर करते हैं तो इसमें साइंटिफिक तरीके से इसका क्वालिटी का टेस्टिंग होता है, एसेइंग होता है, जो कि नॉर्मल मार्केट में अगर हम देखें तो किसान भाई मंडी में माल लेके जाता है और वहां पे उसका माल देख के छू के क्वालिटी को जज किया जाता है, जो कि एक साइंटिफिक तरीका नहीं है। एफपीओ के थ्रू एफपीओ एक प्रोफेशनल एसेयर का यूज करता है जो उसकी क्वालिटी को देखता है और उसको हर लेवल पे ग्रेड करता है, जो कि हर बेटर ग्रेड को बेटर भाव मिलता है। एफपीओ के जरिए एक जब सारा माल इकट्ठा हो जाता है तो नेशनल लेवल के बायर, अल्टीमेट कंज्यूमर को आसानी रहती है कि वो एफपीओ के पास आए और उस सामान को खरीदे। तो जब फाइनल बायर, आखिरी कंज्यूमर आके जब माल को खरीदता है तो उससे बेटर प्राइस मिलते हैं, अच्छे दाम मिलते हैं और ये दाम सीधा किसान को जाता है। आज की डेट में वही दाम अगर कोई अल्टीमेट बायर दे रहा है तो बीच के बिचौलियों के पास जाता है। किसान मंडी में माल बेच देता है, उसके बाद ये माल 5 से 6 बार आगे से आगे बिकता है और हर जगह कमीशन और प्रॉफिट ऐड होने के बाद आखिरी कंज्यूमर के पास जाता है। लेकिन एफपीओ के माध्यम से हम आखिरी बायर को किसान के साथ मिलाते हैं और ये सारा प्रॉफिट किसान के पास जाता है। तो इसमें कमीशन एजेंट मार्केट से निकल जाता है, आपको ज्यादा मूल्य मिलता है, आपको राष्ट्र भर के बायर आपके पास आ जाते हैं, आपको वजन अच्छा मिलता है, आपकी क्वालिटी जो आपने बनाई है, आपने पैदावार की है जिसकी, उसके हिसाब से आपको दाम मिलता है। और अगर आज आप नहीं बेचना चाहते माल कम दाम होने के कारण, तो आप उसको रख सकते हैं, उस माल पे आप फंडिंग ले सकते हैं, अपना रोजमर्रा का खर्चा उससे निकाल सकते हैं और सही दाम आने पे आप उसको बेच सकते हैं। इवन जो एफपीओ है वो फॉरवर्ड सेगमेंट का यूज कर सकते हैं, माल आने से पहले अच्छे दाम पे आगे बेच सकता है और समय पे जब उसका कटान आ जाता है, किसान जबकि फसल जब वो काट लेता है तब वो आगे ट्रेड कर सकता है, डिलीवरी दे सकता है। तो एफपीओ शुरू से लेकर आखिरी तक, कटान से लेकर उसका माल बिकने तक, हर स्टेप पे, हर कदम पे उसको बेहतर प्रॉफिट दिलाता है और उसकी मदद करता है। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगी कमोडिटीज के पक्के भाव और खेती किसानी से जुड़ी समृद्ध कहानियों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।